ज़ुनैरा साहिबा, किस तरह देखती हैं? बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस रीजन के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि तमाम ममालिक के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कल का सारा दिन तो रिसेप्शन ओरिएंटेड था, डेलीगेशंस आ रहे थे और इस्लामाबाद में जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, सबसे पहले तो अगर उनको देखा जाए तो आई थिंक हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं, इन सबको बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि जितने विजिलेंटली कल सारा दिन यहाँ पर चीजें मॉनिटर होती रही हैं। आपको पता है टेररिज्म का इशू बहुत बड़ा है और अभी रिसेंटली वाकयात ऐसे हुए हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी समिट का इनकाद होना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा रशियन प्रेजेंस बहुत बड़ी है, तो 78 लोगों में डेलीगेशन रशिया का। चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर वो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, तो इससे मालूम होता है कि जो लीड कर रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, वो ये दो कंट्रीज हैं, चाइना रशिया। तो ज़ुनैरा क्या समझती है इतने बड़े इजलास का पाकिस्तान में होना, मईशत को कितना बड़ा सहारा मिल सकता है? देखिए, जो चीज हमें करना है इससे वो तो बाद में लेटर ऑन उसका ब्लूप्रिंट सामने आएगा और वो तो एक आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होंगी। लेकिन मैं जैसे पहले कह रही हूँ कि इस सब यहाँ हो जाना ही, हमने एक बेसिक कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी काफी अरसे से टूटी हुई थी, उसको अचीव कर लिया है। तो ये इट्स अ बिग अचीवमेंट। उसके बाद एससीओ का फाल होना, ये एक्सपैंड कर रही है। ये एक ऐसी तंजीम है जिसमें मुस्तकिल नए ममालिक शामिल हो रहे हैं और इस वक्त जो ग्लोबल ऑर्डर है उससे यूनाइटेड नेशंस में जिस तरीके का वीटो की वजह से अनबैलेंस होना सामने आया है, उसके बाद अब ये हर कोई कह रहा है कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर जिसमें बैलेंस पावर हो वो बहुत जरूरी है। तो उसमें एससीओ के इन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी होता तो बहुत अच्छा था। इन सबका एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना वैसे ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपको लगता है ज़ुनैरा कि इस प्लेटफॉर्म में इतना पोटेंशियल है और इस जो शंघाई ताउन तंजीम है इसमें शामिल तमाम ममालिक इस चीज़ पर रजामंद होंगे कि वो किसी और की इजारादारी को ख़त्म कर सकें? ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं डी डॉलराइजेशन की, तो क्या इस इत्तेहाद को मज़ीद वुसअत देने से ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग हॉल। आखिर डॉलर की इस वक्त हेजमनी है ग्लोबल मार्केट्स में, उसको हम नहीं कर सकते, दिस इज पॉसिबल। लेकिन जाहिर है किसी भी काम को करने के लिए पहले बेबी स्टेप्स लिए जाते हैं और उसमें हमारा जिस ईरान के साथ बात कुछ थोड़ा बहुत हम करेंसी स्वैप आ रहे हैं, ये वो स्टेप्स हैं। बट इसमें बोलना चाहिए कि पेरिस क्लब के ऊपर हम कितने डिपेंडेंट हैं, IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर हम कितने डिपेंडेंट हैं। तो हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी पोस्चरिंग जो है वो ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें हम बैलेंस मेंटेन कर सकें और किसी ग्रुप का इस तरीके का जरूरत नहीं है कि ये लगे हम एक कैंप से बिलोंग करें। ये चैलेंज है सबसे बड़ा। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो अब इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए वो भी अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाएगा, नरमी दिखाएगा? क्योंकि पहले तो वो हमेशा रुकावट ही डालता रहा है, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के या कोई बहाना बना के, ना वो कश्मीर के मुद्दे पे आते हैं ना किसी और मामले पे। अब आपको लगता है कि उसे भी एहसास हो रहा है कि अब चीज़ों को बदलते हुए हमें भी अडॉप्ट करना होगा? देखिए, तो आई डोंट नो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया की एक बड़ी डुबियस सी पॉलिसी है जिसको वो अपनी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नाम देते हैं, जिसमें वो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सबसे टॉप पे रखते हैं। वो उसको उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते। इसीलिए जो लास्ट टाइम आस्ताना में समिट हुई थी एससीओ की, जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स का आना था, जरूरी था, बल्कि उसमें भी मोदी साहब नहीं आए और इस दफा भी। ठीक है ज़ुनैरा साहिबा, तब आपके ख्याल में जिस तरह का कामयाब अभी तक हम देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से खैर-ओ-आफियत से इख्तिताम पज़ीर भी होगा। अगले इवेंट्स के लिए या अगले जो टारगेट्स हमारे, जिस तरह पाकिस्तान ब्रिक्स के लिए भी अप्लाई कर चुका है, कितनी राहें हमवार हो जाएंगी इस तरह के इवेंट के इनेकाद के बाद पाकिस्तान के लिए उसमें शामिल होना? बहुत फर्क पड़ता है डेफिनेटली। और ब्रिक्स में तो वैसे भी इस वक्त कोई 34 कंट्रीज मौजूद हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, वो भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है।
बट हैविंग सेड दैट जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस हमारी इस फोरम पे है, जाहिर है वो ब्रिक्स पे नहीं होगी, बिकॉज एजेंडा पॉइंट्स बहुत डिफरेंट है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे कनेक्टिविटी मेजर चीज है, और इस वक्त पूरी दुनिया जिस चीज को रोकने में लगी हुई है वो कनेक्टिविटी ही है, वो BRI ही है, वो CPEC ही है। तो ये जो हमारा रिजॉल्व है कि हमने इसको लेके चलना है, बेशक अभी तक हम जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है उनके तरीके से नहीं कनेक्ट कर पाए बिकॉज ऑफ द वॉर इन अफगानिस्तान, लेकिन अगर इसी तरह हम बेबी स्टेप्स लेते रहेंगे, और ये हमारी डिप्लोमेटिक फॉर मी इट्स अ विक्ट्री, अगर इसी तरह चलता रहा, फिर MOUs जो साइन होते हैं फिर उनको चेज करना, इन सबका बहुत बड़ा ताल्लुक है पॉलिटिकल मैच्योरिटी से, जो हमारे पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं साथ साथ यहाँ इवेंट हो रहा है और साथ साथ वो आईनी तरमीम पे भी मसाइल चल रहे हैं। तो अगर दोनों पॉइंट्स पे इक्वली फोकस हो जाएगा तो आई थिंक देयर वुड बी गुड थिंग्स कमिंग आउट ऑफ इट। लेकिन हमें बहुत अर्ली कोई बहुत कॉन्क्रीट चीजें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये इवेंट इटसेल्फ, जैसे फाद साहब कह रहे थे, ये इटसेल्फ एक आपकी विक्ट्री है, आपकी डिप्लोमेसी की, आपकी इकोनॉमी की, आपकी नई गवर्नमेंट की, कि उन्होंने हैं और अभी उन्होंने इतना बड़ा इवेंट करा दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जुनैर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। जुनैर साहब, आपकी नज़र में मगरबी दुनिया, अमेरिका खास तौर पे उसके इत्तेहादी, वो किस नज़र से देख रहे होंगे इन कुर्बतों को? मैंने पहले जिक्र किया था कि इसमें हमारा रिजॉल्व शोकेस कर रहा है कि हमने जो अपने रीजन में कनेक्टिविटी का एक तकरीबन 2011 एंड 12 आई वुड से, तब से हमने कुछ ज्यादा सीरियस थी, जिसमें CPEC भी फिर बाद में कंसीव हो गया था। उसको जो हमने इस वक्त शोकेस कर दिया है वो इस चीज का सबूत है कि हमने किसी एक कैंप को चूज नहीं किया। प्रेशर भी अगर आया है या जैसे भी सिलसिले हुए हैं, हमारी डिपेंडेंसी भी है पेरिस क्लब पे, जैसे मैंने पहले कहा IMF के बगैर हम चल नहीं सकते, उसके बावजूद हम ये नहीं चाहते कि हमें डिप्लोमेटिकली एक्सप्लॉइट किया जाए, बिकॉज वी नो कि इवेंचुअली तो हमने IMF से भी बाहर आना है, और उसके लिए यही होने के इकोनॉमिकली वायबल तरीके हैं जिसके बाद हम ये कह सकेंगे कि वाकई हमें अब IMF की जरूरत नहीं है। तो इन अ वे दे ऑल्सो, जुनैरा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बाद मईशत हमारी इतनी स्टेबल हो जाए कि हमें IMF की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े? क्या हम उस पोजीशन पे आ सकते हैं इसके बाद? हमें इसे नहीं जोड़ना चाहिए, बिकॉज जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स और इतनी बड़ी इनिशिएटिव्स दिनों में तो नहीं होते, बल्कि सालों में नहीं हो पाते कई दफा। जिस तरह अब जाके हम CPEC 2 की बात कर रहे हैं और हमने उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, वो आपको पता है। तो इसमें अगर हमारा इतना रेजिलिएंट पार्टनर ना होता चाइना, तो अभी तक कोई और इन्वेस्टर तो भाग चुका होता कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। तो इसलिए इट्स एक्चुअली अ वेरी टफ ब्लेंड ऑफ सिक्योरिटी, पीस एंड डेवलपमेंट, ये जो SCO है, और इसमें जो सारे कंट्रीज है उनको चैलेंजेस यही हैं। इसलिए दे डू अंडरस्टैंड कि अगर हमने कोई पैरेलल सिस्टम अपने लिए बनाना है, डी-डॉलराइज होना है इवेंचुअली, तो उसके लिए हमें एक दूसरे को ये स्पेस देनी पड़ेगी, जिसमें कभी लैग आता है, जिसमें कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस लिहाज से ये प्लेटफॉर्म जो है, बिल्कुल ठीक।